तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट तो बात खत्म कर ली थी इंग्लिश में। आज हम कर रहे हैं बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है। वैसे तो तुझे इंट्रोडक्शन जब दिया था मैंने टेंस का, तो सारे टेंस का इंट्रोडक्शन कराया था कि कौन सा टेंस जो किस तरीके से बनता है। तो ये आज हम कौन सा कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सबसे पहले बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इसमें? हेल्पिंग वर्ब इसकी भी दो ही होंगी, एक तो हैज बीन, ठीक है, और एक हैव बीन। तो अब तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, सीधी सीधी सी हैज आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और इधर हैव आ रहा है तो ये किसके लिए होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमें ध्यान देना है कि भाई एक तो ये परफेक्ट भी आ रहा है इसमें, ये कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट के साथ हम यूज करते थे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस के यूज करते थे हम वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म वर्ब की, है ना। अब यहाँ पे परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है, तो इसमें हम दोनों फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, जैसे ध्यान दो, जैसे मैंने कहा कि भाई हमें कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस में बनाना है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद क्या लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा, हैज बीन या फिर हैव बीन, इनमें से कोई एक लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां क्यों लगा रहे हैं, अभी इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद तो मेन वर्ब लगती है। अब मेन वर्ब लगा रहे हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जबकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो कंटीन्यूअस में यूज कर चुके हैं हम। तो इसमें परफेक्ट भी आ रहा है, आपने कहा कि अभी की वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी दोनों यूज करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर तो आईएनजी यूज कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां यूज हो रही है इसमें, तो ध्यान देना ये हैज और हैव, इसके साथ में लगा हुआ बीन, ये फिक्स है बिल्कुल कि हैज के साथ बीन और हैव, मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब ही है ये, हैज बीन और हैव बीन दोनों मिला के ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो ये बीन जो है, बीन क्या है, ये बी की थर्ड फॉर्म है, बीन। ठीक है, बी हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्म है और बीन क्या है हमारे पास, इसकी ये थर्ड फॉर्म है। तो ये हमने फिक्स कर दिया कि क्योंकि परफेक्ट भी है ये, तो परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म भी तो चाहिए वर्ब की, तो थर्ड फॉर्म हमने बीन फिक्स कर दिया। अब कंटीन्यूअस आ रहा है तो मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दी, बस। अब इसके बाद तो क्या करना है, केवल ऑब्जेक्टिव तो फिक्स करना है यहाँ पे। तो बन गया हमारे पास कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। ठीक है, एक और बात ध्यान देनी है, अभी रूल्स तो हम देख रहे हैं, रूल्स तो हम पढ़ ही लेंगे सारे एक साथ। तो पहचान, सबसे मेन चीज जो है किसी भी टेंस की क्या है, पहचान की। पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सेंटेंस। ठीक है, तो एक पहचान तो हमारे पास ये भी है कि वहां पे हैज बीन हैव बीन लगा हुआ है, आपने पहचान लिया कि भैया हैज बीन हैव बीन कहां पे आएंगे, केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आएंगे हैज बीन हैव बीन। फिर दूसरी बात ये भी तो आएगी कि यहाँ पे इस सेंटेंस में हैज बीन हैव बीन ही आएगा, इसकी क्या गारंटी है, मतलब सेंटेंस में हैज बीन हैव बीन लगा कोई सेंटेंस बनाया हुआ है, जैसे हमने कल बात नहीं करी थी, परफेक्ट वाला मैंने सेंटेंस बनाया था, उसमें लास्ट में नाउअडेज भी लिखा हुआ था। तो हमने ये तो देख लिया कि भाई हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो परफेक्ट में सेंटेंस, लेकिन परफेक्ट में बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए वो तो पता होना चाहिए आपको। तो वो कौन डिसाइड करेगा, कैसे पता करोगे आप, किसमें हैज बीन तो लगा हुआ है, लेकिन क्या ये सही लगा हुआ है, इसके जगह ये इंडेफिनिट या कंटीन्यूअस में तो नहीं बनाना सेंटेंस। तो उसके लिए हर सेंटेंस की पहचान बताई जा रही है आपको। कंटीन्यूअस में कुछ वर्ड्स बताए थे, फिर एक्शन का भी आपको पता रहेगा कि एक्शन स्टार्ट हो रहा है या कंटिन्यू में है ना, या फिर ये डेली रेगुलर प्रोसेस पे होता है। तो एक्शन को देख के भी आपको पता चलेगा। तो मैं हर तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस को पहचानना कैसे है। इंडेफिनिट की पहचान मैंने बताई थी कि कोई ऐसा कार्य है जो डेली एक रेगुलर रूटीन पे हो रहा हो, या फिर डेली डेली हो रहा है वो काम, है ना, डे बाय डे हो रहा है, इस तरीके से सेंटेंस जो है। फिर कंटिन्यूअस में हमने देखा था कि भाई जो रेगुलर प्रोसेस में कार्य हो रहे हैं वो वाले, या फिर कोई काम कंटिन्यू चल रहा है वो कंटिन्यूअस में आएगा प्रेजेंट में। परफेक्ट में बताया था जो काम बिल्कुल हाल ही प्रेजेंट में खत्म हुआ हो। कुछ वर्ड्स बताए थे कि ये वर्ड्स डिफाइन करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस, ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें कैसे पता चलेगा, इसमें हमें ध्यान देना है, इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखा देता हूं सबसे पहले आपके भी, आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही जाएगा ये सेंटेंस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखो एन एक्शन which started and is still continuing। क्या बताना चाह रहे हैं
एन एक्शन विच स्टार्टेड एंड इज स्टिल कंटिन्यू, मतलब कोई काम था वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, स्टार्ट हो गया था, कुछ थोड़ा सा पहले स्टार्ट हुआ और वो अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। फिर दूसरी बात इसमें क्या रहेगा हमारे पास में टाइम दिया रहेगा, प्लस टाइम रहेगा हमारे पास कि कब से वो टाइम विच स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब कि स्टार्टेड कब हुआ, टाइम भी बताएगा कि स्टार्ट कब हुआ वो, ठीक है। और अभी तक कंटिन्यू है तो कंटिन्यू तो हमारे पास आईएनजी फॉर्म आई गई है, क्योंकि वो स्टार्ट पहले ही हो चुका है, प्रेजेंट में ही स्टार्ट हो चुका है वो, इसलिए तो परफेक्ट भी यूज कर रहे हैं इसमें, क्योंकि परफेक्ट कहां पे यूज करते हैं, जो काम हाल ही में खत्म हुआ हो, ठीक है। तो ये काम क्या है, ये स्टार्ट तो हो गया था पहले लेकिन खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, तो परफेक्ट भी लिया हमने इसमें और कंटीन्यूअस भी लिया, क्योंकि ये काम अभी भी कंटिन्यू भी है और कुछ टाइम पहले तो स्टार्ट हो गया है ये, इसलिए हमने क्या करा इसमें टाइम भी दिया इसमें ये बताया जाएगा कब स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने कहा कि मैं खेल रहा हूं तो ये तो कंटिन्यू में हो गया, अगर मैंने इसके साथ टाइम भी बता दिया कब से खेल रहा हूं, मैंने ये कह दिया कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो अब ये तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चली जाएगी बात, क्योंकि मैंने ये भी बताया मैं कितनी देर से खेल रहा हूं, मैंने साथ में उसका टाइम भी ऐड कर दिया। जैसे कि देखो एग्जांपल देखते हैं इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा कि आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो मैंने इसमें क्या बताने की कोशिश करी, मैंने ये बताया कि आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं फॉर 2 hours, अब मैंने इसमें टाइम भी ऐड कर दिया, इसमें मैंने ये बता दिया कि जो मैं खेल रहा हूं कब से खेल रहा हूं, कितनी देर से खेल रहा हूं, तो मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो ये टाइम मैंने बताया। तो जहां पे भी कोई एक्शन जो है वो कब से चल रहा है, अगर ये आप उसमें क्लैरिफाई कर दे वो बात, तो तुरंत वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही बनेगा, ठीक है। तो मैंने इसमें बताया आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो मैंने ये चीज क्लियर कर दिया आपको कि मैं कितनी देर से खेल रहा हूं, ठीक है। 2 घंटे से खेल रहा हूं तो 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो इसका मतलब टाइम मैंने बता दी इसमें कितनी देर से खेल रहा हूं, ये चला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है। कोई और एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मैंने ये लिखा शी हैज बीन studying since morning, she has been studying since morning, वह पढ़ रही है कब से, सुबह से पढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें टाइम भी तो बताया उसने कि वो पढ़ रही है, ठीक है। अगर मैं कहता she is studying तो इसका मतलब ये कैसे आता, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बन जाता, क्योंकि भाई is एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है, लेकिन अब इसने अगर ये बता दिया साथ में वो पढ़ कब से रही है, मतलब एरर कैसे आएगा, यहां पे मैंने लिख दिया हैज बीन की जगह इज, कि सी इज स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, तो आप सोचोगे ठीक है भाई आईएनजी फॉर्म के साथ इज एमआर और सी, मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन गया। अब साथ में टाइम दे दिया सिंस मॉर्निंग, तो कोई बात नहीं, उन्होंने बता दिया कि वो सुबह से पढ़ रही है, लेकिन अगर वो टाइम भी बता दे कि वो काम कब से कर रही है ये वाला, तो वो उसके लिए अलग टेंस बनाया हुआ है परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो इसलिए हमें इससे क्या पता चलेगा कि भाई वो जो काम कर रहा है वो अगर ये भी बता दे कि कब से कर रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, फिर ये कंटीन्यूअस नहीं आएगा, कंटीन्यूअस वाली बात फिर गलत हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो शी इज स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग अगर आता है तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने टाइम बताया, तो टाइम बताया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, फिर ये बताएगा शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, हैज बीन या हैव बीन जो है ये वाली हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी टेंस बनाने के लिए फॉर्मूला तो यही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए इसकी कौन सी है, मेन वर्ब पता होनी चाहिए, ये और ये तो फिक्स्ड रहने हैं, ठीक है। रूल सबके लिए एक ही है, चलो इसको एक बार नोट कर लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में रूल्स लिस्ट। तो चलिए बात कर लेते हैं बेसिकली हमारे पास जो 4 तरीके के सेंटेंस है वो किस किस तरीके से बनाने हैं। आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई कि भाई किस तरीके से कौन सा सेंटेंस हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लेके जाना है, ये हमें पता चल गया। आइडेंटिफिकेशन तो पता चल गई कि कोई काम कंटिन्यू है और कब से कंटिन्यू है, अगर ये भी बता दिया जाए हमें कि वो काम कब से कंटिन्यू है, अगर 2 घंटे पहले से कर रहा है, वो 2 साल से कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, या अभी सुबह से स्टार्ट कर रहा है, पिछली रात से कोई काम स्टार्ट कर रहा है और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है उस काम को, तो वो काम जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। बनाना कैसे है वो हमने देख लिया है, ठीक है। और हम रूल देख लेते हैं एक बार सारे बनाने के क्या क्या है। बहुत आसान सा है, वैसे तो हर बार हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट के साथ इसकी क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, जो कि इसमें क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हम हैज बीन या फिर हैव बीन लगाते हैं, तो इसमें यही लग जाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब कौन सी लगती है इसमें, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, और फिर क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज और ऐड कर लो लास्ट में कि भाई ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, ऑब्जेक्ट हमेशा इसमें कैसा आएगा, ऑब्जेक्ट में हमें बताया गया टाइम, ठीक है।
भाई ऑब्जेक्ट जो है इसका लास्ट का, वो ऑब्जेक्ट लगभग लगभग हर सेंटेंस में क्या रहेगा, टाइम बताएगा कि भाई इतनी देर से चल रहा है काम। तो इसलिए वहां पे हमारे पास फॉर का या फिर सिंस का यूज करेंगे हम। अभी बात कर लेंगे इसके उनके फॉर और सिंस कहां पे यूज किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मेन वर्ब के बाद जब टाइम दिया रहेगा हमारे पास फॉर और सिंस का, इसके बाद ही हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, टाइम रहेगा, जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 इयर्स, है ना, फॉर लास्ट नाइट, इस तरीके के रहेंगे। तो अगर सिंस लगा हुआ है साथ मॉर्निंग, इवनिंग, वो मैं बताऊंगा कि फॉर और सिंस का यूज कहां पे करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेगेटिव कैसे बनाते हैं अभी बताओ, चलो नेगेटिव में नोट कहां पे लगाएंगे हम? अभी तक हमने जो पढ़े हैं सेंटेंस में, कैसे पता चलता है कि नेगेटिव बनाने के लिए नोट कहां लगता है? हाँ, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये तो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद इंसर्ट होगा हमारे पास। ठीक है, अब ये ध्यान देना है इसमें, बस इसमें ये थोड़ी सी ध्यान देनी है कि जो नोट होगा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा। ठीक है, इसकी ये बीन जो है, बीन मैंने बताया था कि परफेक्ट और कंटीन्यूअस है ये। तो यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये दोनों क्या है, एक तरह से मेन वर्ब भी तो लगा रहे हैं, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों लगा रहे हैं। तो आईएनजी फॉर्म तो एक अलग से आ रही है, थर्ड फॉर्म जो है वो हमने किसके साथ लगा दिया, इसके साथ लगा दिया। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म ही मेन वर्ब पे काम कर रही है यहाँ पे। तो ये नोट जो है यहाँ पे आएगा, मतलब कि हैज है, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब ये है, इसके बाद आएगा नोट, उसके बाद आएगा बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर यहाँ पे ये वही फोर सिंस और फिर ऑपोजिट। आगे बात समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास पेपर के मतलब के लिए कि भाई हमारे पास जो सेंटेंस दिया रखा रहेगा उसमें जो नेगेटिव वाला सेंटेंस जो नोट है वो कभी कभी क्या होगा, हैज हैव के साथ, मतलब हैज बीन, हैव बीन, इसके बाद नोट दिए रखेंगे जो कि गलत हो जाएगा। नोट कहां लगेगा, नोट इंसर्ट करना है तो वो होगा हैज हैव और बीन के बीच में। ठीक है, तो हैज नोट बीन, हैव नोट बीन, इसके एग्जांपल में करेंगे, समझ में आ जाएगी बात। फिर करते हैं इंटरोगेटिव वाले, जो क्वेश्चन मार्क वाले हैं जिनका यस या नो में आंसर देते हैं, वो वाले सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हाँ पता है क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब मेन हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ये हैज है भी तो है, तो स्टार्टिंग में हैज हैव आएगा। ठीक है, बीन साथ में नहीं आएगा, बीन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह काम कर रही है, मेन वर्ब की तरह। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मेन वर्ब आती है, तो इसलिए यहाँ पे तो हैज बीन, हैव बीन के साथ में आ रहा है। ठीक है, या फिर एक काम कर लो जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, कि आपको ऐसा ना लगे कि ये बीन जो है हैज और हैव के साथ में फिक्स्ड है, ऐसा ना लगे, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अलग ही लिख लो कि भाई हैज और हैव के साथ में, मतलब यहाँ पे बाद में आएगा बीन। ठीक है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ये फोर सिंस और फिर ऑब्जेक्ट, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा कि हैज बीन हैव बीन बिल्कुल चिपके हुए हैं हैज और हैव से। तो ये ध्यान रखना, बीन अलग है, ये एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, क्योंकि परफेक्ट में बताया ना वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए, तो ये फिक्स कर दिया कि बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगा यहाँ पे। और आईएनजी फॉर्म जो मेन वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म लगा होगा, क्योंकि काम जो कंटिन्यू है वो कोई एक्शन ही तो बताएगा जो हो रहा है उसमें, तो उसके तो आप आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, बीन वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी उसको ये बताने के लिए कि काम पहले स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए बीन लगा यहाँ पे। तो हैज हैव है इनकी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ तो ये सपोर्ट में है बीन, फिर आईएनजी फॉर्म तो मेन वर्ब काम करती है, तो बीन जो है इनसे अलग है। तो जब भी आप बनाओगे नेगेटिव जब नोट लगाओगे तो कहां लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब तो यही है इसकी, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग गया। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव बनाना था, हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी तो क्या है, हैज हैव है। ठीक है, तो हैज हैव के बाद क्या आएगा, वही सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे क्या आएगा, बीन आएगा। बट अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, नोट यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। चलो मैं अलग अलग लिखा दूंगा दोनों के, तो मैं कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। ये कौन सा बना रहे हैं हम, पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, लिख लेना कि पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल है ये हैज हैव के साथ सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर फॉर और सिंस टाइम के लिए, और फिर हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव इंटरोगेटिव। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना हो तो याद रखना, नोट जो इंसर्ट होगा वो होगा यहाँ पे हैज हैव के साथ सब्जेक्ट, फिर नोट होगा यहाँ पे इंसर्ट बीन से पहले, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर इसके साथ फॉर या फिर सिंस और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में? तो ये काफी चीज इंपॉर्टेंट है हमें याद रखने के लिए कि नोट जो है वो बीन से पहले इंसर्ट होगा, और हैज और हैव आएंगे स्टार्टिंग में यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। हैज बीन या हैव बीन या इंटरोगेटिव में स्टार्टिंग में क्या आएगा, केवल हैज और हैव आएगा। बीन कहां पे आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा।
नोट इंसर्ट करना है ना सब्जेक्ट के बाद इंसर्ट होगा, क्योंकि नोट हमेशा बीन से पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने देखा होगा कि बीन से पहले नोट लगाया, तो ये चीज ध्यान देने वाली है इसमें, ठीक है। फिर बस वही डबल इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं। तो डबल इंटरोगेटिव में तो ज्यादा बड़ा इशू है नहीं, बस हमने कितना सीखा है इसमें कि WH फैमिली को स्टार्टिंग में लगा, तो जो भी हाउ, वेयर, हु, जो भी कुछ लगाना है वो बस यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद सेम रूल है इंटरोगेटिव वाला, तो ये आपको खुद नोट करना है, मैं लिख के नहीं दिखा रहा। मतलब पॉजिटिव इंटरोगेटिव वाला बनाना है तो ये पॉजिटिव इंटरोगेटिव वाला रूल एज इट इज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव डबल इंटरोगेटिव, ठीक है, और अगर नेगेटिव डबल इंटरोगेटिव बनाना है आपको तो कैसे बनाओगे, वही WH फैमिली, इसके साथ कौन सा वाला रूल ऐड हो जाएगा पूरा, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला जो रूल है, ये इसके साथ पूरा का पूरा ऐसे यहाँ नोट कर दोगे। ये पूरा का पूरा उठा के नीचे, ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे, इसको डबल इंटरोगेटिव बनाना है ना, तो डबल इंटरोगेटिव का मतलब ये है कि डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि इसके साथ में WH फैमिली ऐड करनी है। तो WH फैमिली कहाँ ऐड होगी, सबसे स्टार्टिंग में, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ड ऐड करके ये इंटरोगेटिव वाला तो ऐसे ही रहेगा पूरा पूरा, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से, और ध्यान देना है, वो ध्यान से ध्यान रखना है इसमें कि भाई नोट जो है बीइंग से पहले आना है, चाहे वो इंटरोगेटिव में हो चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस में हो। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव पहले आएंगे, ना कि हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। बाकी सेंटेंस में बात करेंगे कि एग्जांपल करेंगे कि इसको नोट कर लो अच्छे से एक बार। तो रूल तो देख लिए सबने, ठीक है। रूल में हमें क्या क्या बनाना है, कैसे कैसे लिखना है, सेंटेंस कैसे बनाना है, वो सब देख लिया। मैं बात करते हैं सबके एग्जांपल की, ठीक है। अब एग्जांपल्स करा देता हूं आपको, तो उससे क्या होगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस किस तरीके से बने हुए आएंगे, कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, दे हैव बीन, दे हैव बीन स्टडीइंग for 3 hours, for 3 hours। तो हमने क्या करा, सब्जेक्ट के साथ हैज बीन हैव बीन लगना है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए क्या लगाया हमने, हैव बीन लगाया। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो स्टडी हमारे पास होती है मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म स्टडी होती है, उसमें आईएनजी ऐड करा तो क्या हो गया, स्टडीइंग हो गया। फिर हमारे पास टाइम दे रखा है 3 घंटे, इसके साथ में 4 या सिंस लगाना होता है, तो हमने क्या लगा दिया इसमें 4 लगा दिया, ठीक है। बात कर लेते हैं, चलो एक मैं यहाँ पे बस अभी मोटे तौर पे बता देता हूँ कि 4 और सिंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। 4 होता है हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज, 4 किसके लिए यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम, बताऊंगा मैं क्या है पीरियड ऑफ टाइम। सिंस यूज होगा हमारे पास है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो समझो ये बात क्या है, इसी से समझ में आएगा जो मैंने लिखा है कि 4 किसके लिए होगा, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड का मतलब क्या है, पीरियड का मतलब ये है कि समझाना चाह रहा है कि एक कितना उसने गैप कवर करा है, कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो उसने पूरा बताया कि जब से उसने पढ़ना स्टार्ट करा, जब से अब तक कितना टाइम हो गया, पीरियड कवर करा उसने, कितना 2 घंटे का पीरियड कवर करा उसने। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो मैंने बताया कि भाई यहां से स्टार्ट करो, ये पूरा करते करते 4 घंटे हो गए अब तक मुझे, ठीक है। तो वो पूरा पीरियड उसमें दिखाई देगा आपको कि भाई कितने टाइम से ये चीज करी जा रही है। जैसे मैंने यहाँ कहा ना 3 घंटे, तो सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे मुझे 1 घंटा हुआ, यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ पे 3 घंटे, मैंने पूरा कवर करके बताया कि मुझे भी काम करते करते पढ़ते पढ़ते कितने हो गए, 3 घंटे हो गए, ठीक है, 3 आवर्स हो गए मुझे करते करते। तो इसलिए ये क्या होगा, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पूरा बताएगा पीरियड कि कितना पीरियड हो गया उसको करते करते, है ना, कि पूरा 3 घंटे खींच के बताई जाएगी पूरी बात। 3 घंटे से कर रहा हूँ, 5 घंटे से कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कहा। तो 2 साल तो पूरा बताया ना खींच के कि यहाँ से मैंने रहना स्टार्ट करा और खींचते खींचते अब तक मुझे कितना हो गया, 2 साल हो गया। तो इसलिए पीरियड ऑफ टाइम में आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आएगा उसका। आगे बात समझ में कुछ, तो ऐसे टाइम के लिए क्या लगाएंगे हम, 4 लगाएंगे, जहां पे खिंचा हुआ टाइम बताया जाए कि भाई 2 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ऐसे टाइम के लिए क्या होगा, 4 यूज होगा। सिंस कहां होगा, फिर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या मतलब, ये पॉइंट ही समझ लो कि बस यहाँ पे ये पॉइंट बताएगा कि भाई ये वाला टाइम। जैसे कि मैंने कहा सिंस 1952 लिखा मिलता है ना रेमंड के शोरूम पे या कहीं भी चले जाओ तो वहां पे लिखा नहीं मिलता, सिंस ये ईयर के साथ लगाए रखते हैं, सिंस 1952, सिंस 1953। तो इन्होंने क्या करा, बस एक पॉइंट ऑफ टाइम भी तो बताया कि भाई यहाँ ये थोड़ी बता रहे हैं कि इन्हें अब जब से अब तक 50 साल हो गए या 150 साल हो गए करते करते इस काम को। अगर ये कहेगा 450 इयर्स, 50 साल से हो गए बेच हमारे शोरूम को, अगर ये 50 इयर्स कह रहे हैं तो फिर तो आ जाएगा 4, क्योंकि इन्होंने पूरा टाइम बताया कि यहाँ से और यहाँ खींचते खींचते हमें 50 साल हो गए, तो पूरा पीरियड ऑफ टाइम कवर करके बता रहे हैं तो 4 आएगा। लेकिन केवल उन्होंने साल बता दी हमें कि भाई जब से है हमारा शोरूम, तो
सिंस 1952। तो यहाँ पे केवल पॉइंट ऑफ टाइम आया, ये पॉइंट बता दिया इन्होंने बस हमारा कि भाई यहाँ है, मतलब स्टार्टिंग बताएगा बस कि स्टार्ट उसने कब से करा था, वो पूरा नहीं बताएगा कि जब तक कितना टाइम हो गया उसे, केवल इतना बताएगा भाई हाँ 1952 से मैंने स्टार्ट करा, या फिर मैंने कहा कि मैंने पढ़ना स्टार्ट करा कब से, मॉर्निंग से पढ़ना स्टार्ट करा, सिंस मॉर्निंग। तो मैंने इसमें ये क्लियर नहीं करा कि जब से मैंने अब तक घंटे कितने हो गए, केवल इतना बताया उसने कि कब से पढ़ना स्टार्ट करा, मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसने केवल बस यहाँ डॉट लगा के छोड़ दिया कि मॉर्निंग, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, 3 आवर्स पूरा, 5 घंटे, 2 साल, 50 साल, वो पूरा बताएगा खींच के। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम में बस इतना बता देगा कि 1952 से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, है ना, या फिर लास्ट नाइट से। तो क्लियर करके बताएगा सारी चीजें कि भाई बस वो है, मतलब अपने आप ही जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये टाइम खींच के बताया जा रहा है पूरा कि भाई इतने घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए, या फिर केवल इतना बताया जा रहा है कि मैंने बस यहाँ से स्टार्ट करा। पॉइंट ऑफ टाइम ठहर जाएगा टाइमिंग पे जहां तुम पढ़ोगे ना, सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग रुक गया ना एकदम, बोलते हैं कि सुबह, हाँ सुबह से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। खींची मेरी बात, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कितने घंटे हो गए पढ़ते हुए, क्या हो गया, तो यहाँ पे यूज होगा सिंस का, है ना। तो ये क्या है, ये तुम्हारे लिए कंसेप्चुअल समझ है, बस एक समझ डेवलप करनी है, सिंस का यूज कहां करना है, फॉर का। बस ये दो जो वर्ड है, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये आपने माइंड में सेट कर लिए तो कोई से भी टाइम में मान नहीं खाओगे। वरना तो टेबल है, इसका मतलब है कि मैं बनवा दूंगा अभी एग्जांपल के बाद कि भाई सिंस का यूज यहाँ करना है, कैलेंडर आएगा वहां पे, डेज आएंगे वहां पे, मंडे, ट्यूसडे। तो वही वाली बात है, मैंने लिखा कि भाई सिंस मंडे, मैंने लिख के बताया कि सिंस मंडे, आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस मंडे, मैं इस नॉवेल को मंडे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ बताया ना मंडे से, केवल स्टार्टिंग की तो बताई कब से करी मैंने, मंडे से स्टार्टिंग करी। पॉइंट ऑफ टाइम तो बस यहाँ ठहर गई बात कि मंडे, बस इतना बता के छोड़ दिया उसने, तो खुद ही समझ में आ जाएगी बात, सिंस यूज होगा। तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें यहाँ पे कि भाई सिंस का यूज हम कैलेंडर के लिए करते हैं, या फिर हमारे पास जो हमारी स्टेज होती है लाइफ की, चाइल्डहुड वगैरह, ये इसके लिए यूज करते हैं। मैं टेबल बनवाऊंगा तो उसमें तो मैं हर जगह खुद ही देख के समझ में आएगा। डेट के लिए यूज करते हैं कि भाई 7 जुलाई, तो बस अपने आप समझ में आएगा तुम्हें केवल पॉइंट ऑफ टाइम तो वो है 7 जुलाई, जिसमें ये पता नहीं चल रहा कि कितने घंटे या कितने दिन, ये थोड़ी पता चला, केवल इतना पता चला सिंस जुलाई, सिंस 7 जुलाई, सिंस 8 जुलाई, ऐसा पता चला तुम्हें। तो खुद ही पता चलेगा इस चीज से कि भाई पीरियड ऑफ टाइम है या केवल पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंस क्या है हम तुम्हें समझा दिया है सारी कहानी, ठीक है। तो चलो एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे के एग्जांपल करते हैं। मैं फॉरवर्ड सिंस मैंने समझा ही दिया सारा, इसको नोट कर लो, बाकी इसका प्रॉपर एक टेबल में बनवा दूंगा, सिंस का यूज कहां करना है, फॉर का कहां करना है, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो। आगे बात समझ में, फॉर और सिंस का यूज किस तरीके से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर आ गया, फिर तुम कंफ्यूज होते कि भाई अगले सेंटेंस में सिंस का यूज करता, तो फिर ये कंफ्यूजन रहती कि भाई हमें फॉर कहां यूज करना है, सिंस। तो मैंने इसलिए पहले आपको समझा ही दिया है, ठीक है, फॉर और सिंस का यूज कहां करना है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस पे एग्जांपल कैसे लेंगे कि भाई माय फादर हैज नोट, नोट कहां आएगा, हैज बीन के बीच में, तो हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, क्या क्या करते हैं पापा, हैज नॉट बीन, चलो खिलवा दो, हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से, ठीक है। तो सुबह से नहीं खेल रहे हैं, माय फादर हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मेरे पिताजी सुबह से नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें समझ में आ गया हमें कि नोट कहां इंसर्ट करना है, हैज और बीन के बीच में नोट इंसर्ट करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, और साथ में हमें टाइम भी पता होना चाहिए कि भाई टाइम क्या है, कब से चल रहा है काम, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ सिंस आया, कैसा है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन मार्क वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको कैसे बनाएंगे हम, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज या हैव, ठीक है, वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि भी हैव वी बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, लास्ट में लग गया क्वेश्चन मार्क। तो क्या समझ में आया इसमें, प्लूरल सब्जेक्ट को हैव लगेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, बीन आना चाहिए, तो हैव वी बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, क्या हम यहाँ 5 साल से कार्यरत हैं या कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया कि कब से कार्य कर रहे हैं, पूछ रहा है कि भाई क्या 5 साल से कर रहे हैं यहाँ पे कार्य, तो ये समझ में आया कि इसमें टाइम भी बात साथ में दिया है, और क्या दिया है, 5 साल पूरा खिंचा हुआ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए क्या लगाया साथ में
4 लगाया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अगर एग्जाम कॉर्नर की मैं बात करूं तो इसमें एग्जाम में जो ज्यादातर एरर मिलेगा इसी का मिलेगा, फोर और सिंस का, ठीक है। हमें सिंस 5 इयर्स लिख के दे दिया, तो अब समझ में आनी चाहिए बात की 5 इयर्स पूरा पीरियड ऑफ टाइम दिया कि पूरा टाइम कितना लगा अभी तक, जब से लेकर तक 5 साल, तो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 यूज करना है, सिंस यूज नहीं करना, ठीक है। अभी और थोड़ी सी एग्जाम कॉर्नर की बात करेंगे, पहले इसमें समझ लो इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव देख लो, इसका एग्जांपल क्या होगा, कैसे बनाएंगे सेंटेंस कि व्हाई, फिर वही हैज शी बीन, व्हाई हैज शी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब बचपन, अब बचपन कहते ही बात रुक गई, समझ गया, वहां पे बात रुक गई मतलब ठहर गई बात, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, चाइल्डहुड मतलब बचपन, बचपन कहते ही ये पता नहीं चल रहा तुम्हें कि कितना टाइम, 5 साल 2 साल, दो मतलब 2 महीने या 1 दिन 50 दिन, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा, बस इतना समझ में आ रही है कि कहानी कब से स्टार्ट हुई, बचपन से स्टार्ट हुई, कैसा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए क्या यूज करना है यहाँ पे, सिंस का यूज करना है, ठीक है। फिर क्या हुआ, बाय डबल एस फैमिली वर्ड, फिर पूरा इंटरोगेटिव भी तो बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीन आईएनजी फॉर्म पूरा ऑब्जेक्ट, तो हाई हैज शी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से स्कूल क्यों जा रही है, ठीक है। अब वो सब पता होगा क्या पढ़ने को जा रही होगी वैसे तो, चलो ठीक है, चारों हमारे पास एग्जांपल हो गए, है ना, इसके अलावा तो इसमें कुछ और बचता नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि सिंस जो है वो कहां-कहां यूज होगा। वैसे तो मैंने आपको एक पूरा बिल्कुल कंसेप्ट बता दिया है कि भाई फोर और सिंस का यूज कैसे पहचानना है हमें, कि यहाँ फोर होगा या सिंस होगा, बाकी मैं लिखवा भी देता हूँ अच्छे से कि भाई सिंस का यूज यहाँ होगा और फोर का यहाँ होगा, ठीक है, मैं लिखा देता हूँ जिससे कि आपके पास रहे ये चीज बनी हुई, तो इसको नोट कर लो, फिर फोर और सिंस का यूज लिखा देता हूँ आपको। चलो भाई सिंस का यूज और फोर का यूज बता तो दिया, ये मैंने कंसेप्ट कैसे है, कैसे समझना है, फोर का यूज कहाँ करना है, सिंस का कहाँ करना है, तो कुछ लिखे हुए देखो ये चीज, इससे आपको पढ़ने के बाद जो भी चीज आप पढ़ोगे खुद ही समझ में आ जाएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जा रही है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जा रही है तो वहां सिंस का यूज होगा, तो ये ध्यान देना है कि सिंस जो है कहां-कहां यूज करा जाता है, वो सब चीजें यहाँ पे फिक्स्ड है, हमारे पास लिखा हुआ है कि कैलेंडर, कैलेंडर में जो चीजें आएंगी, डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितने भी दिन है, किसी भी दिन की बात करी जा रही है तो सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। और वैसे भी बढ़िया समझ में आ रहा है, मैंने कहा मंडे, अब मंडे कहते तो बात रुक गई वहीं पे, पॉइंट ऑफ टाइम बन गया वो, ये थोड़ी कहा खींच थोड़ी रहा है कि मंडे कितने मंडे, अगर ये 50 मंडे 60 मंडे अगर ऐसे कह दे तो फिर तो पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा, लेकिन मैंने केवल यहाँ के बात रोक दी कि मंडे या फिर ट्यूसडे, तो पॉइंट ऑफ टाइम तो बन रहा है, तो सिंस का यूज होगा, वैसे भी समझ में आ रही है बात। फिर देख लो डेट, मैंने कहा 7 मई, 8 जुलाई या 9 नवंबर, तब से मैं मतलब कि पढ़ रहा हूँ या खेल रहा हूँ कुछ भी, ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम तो बता रहे कि तब से, स्टार्टअप बताया उसने कि स्टार्टअप कब से हुआ, पूरा खींच के ही नहीं बताया कि कब से कब तक, ये बात ध्यान रखना, कब से कब तक नहीं बताया उसने, केवल ये बताया कब से स्टार्ट करा, स्टार्टिंग कब हुई कि भाई 7 मई या 8 जुलाई, है ना, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है सारे, तो ये सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है। तो चाहे इन्हें ऐसे याद कर लो कि कैलेंडर में कोई डे हो या डेट हो या ईयर हो, जैसे 1952 85 2010, मंथ हो मई जून जुलाई जून अगस्त कुछ भी दे दिया, ओकेशन दे दिया दिवाली होली, तो इन सब के साथ सिंस का यूज होगा, ठीक है, कैलेंडर की चीजें हैं। क्लॉक का मतलब ये कि ये नहीं बताया उसने 5 घंटे 4 घंटे, उसने टाइम बता दिया कि मैं 7 बजे से पढ़ रहा हूँ 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे भी किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा, क्यों, क्योंकि कैसा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, बस इतना बता के छोड़ दिया उसने कि 7 बजे 8 बजे, इतना नहीं बताया कि 7 से 10 बजे तक, ऐसा है 3 घंटे, ऐसा खींच के नहीं बताया जा रहा, केवल पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। स्टेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है हमारे पास, है ना, कि हमारा बचपन है या कब से आपने कोई चीज स्टार्ट करी, तो बस इसमें पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जा रही है। पार्ट ऑफ ईच डे, मतलब कि हमारे पास मॉर्निंग से या दोपहर से, लास्ट नाइट से, तो किसी भी दिन का कोई हिस्सा अगर बताया जा रहा है तो वही, मतलब ध्यान वही देना कि जो भी चीज आप पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आएगा पढ़ने के बाद ही कि ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जा रही है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब मैंने बता ही दिया कि भाई पढ़ा तो पढ़ने के तुरंत बाद वही बात रुक जाएगी, एकदम कहते हैं कि मंडे 7 मई 8 मई, पीरियड ऑफ टाइम में आपको खुद ही समझ में आएगी बात कि मैं 8 दिनों से पढ़ रहा हूं, तो 8 दिन उसने पूरा खींच के बताया कि भाई तब से लेकर अब तक 8 दिन हो गए मुझे पढ़ते हुए। तो ये सारी चीजें इसको नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर
इसे याद कर लोगे तो सीधे सीधे समझ में आ जाएगा पेपर में, ठीक है, कि सिंस जो है सही यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, फोर सही यूज हो रहा है नहीं हो रहा, पेपर में हो जाएगा। इसके एक्सरसाइज कराए तो अभी ये एग्जाम कॉर्नर की मतलब की चीज है हमारे पास, ठीक है, कि भाई ये एग्जाम कॉर्नर में कि सिंस जो है कहां यूज होना है, बिल्कुल फिक्स्ड है कि इन्हीं जगह यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा सिंस का, ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से एक बार। तो चलो अभी एक एग्जाम कॉर्नर की और बात कर लेते हैं, ठीक है, कि एग्जाम कॉर्नर में हमारे पास कौन कौन सी चीज आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से, ठीक है, एग्जाम कॉर्नर। अब इस सिंस और फोर का यूज तो हमने देख लिया है कि सिंस और फोर का यूज कहां कहां करना है, और क्योंकि मैंने बताया था कि भाई एग्जाम में भी ज्यादातर जो एरर आएगा वो किस चीज में आएगा, इसमें सिंस और फोर में ही आएगा, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझ लेना है कि सिंस का यूज कहां करना है, फोर का कहां करना है। तो मैंने दो तरीके से आपको समझाया कि पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, ठीक है, या फिर मैंने आपको पूरा चार्ट भी बनवा दिया है कि सिंस का यूज कहां कहां करते हैं। सिंस का यूज हम कैलेंडर के उसमें करेंगे, कैलेंडर में चाहे किसी डे की बात कर रहा हो, चाहे किसी ओकेजन की, चाहे डेट की, ठीक है, या फिर और कैलेंडर में जितनी भी चीजें हैं उन सब की किसी की बात कर रहा हो तो किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। या फिर मैंने बताया किलो में 7 बजे 8 बजे इस तरीके का टाइम बताया गया तो भी सिंस का यूज करेंगे। आपके किसी स्टेज ऑफ लाइफ का बात कर रहा है, चाइल्डहुड वगैरह की किसी की बात कर रहा है तो भी सिंस का यूज आप करोगे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं हमारे पास, तो उसमें हम करेंगे सिंस का यूज। बाकी बची हुई चीजें क्या है हमारे पास, जो भी है 2 घंटे 4 घंटे मतलब पीरियड ऑफ टाइम जो है उसके लिए हम यूज करेंगे 4 का, ठीक है। तो कुछ हमारे पास एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आती है एग्जाम में, मतलब कि वो ये आएगी कि अगर लिख दो कि इसमें लिखा देता हूं मैं कि इफ वी यूज आर्टिकल द with the period of time, if we use article the, इसे एक मिनट रुको दोबारा ऐसे बताता हूँ, ये सेकंड बार में आएगी कि इससे पहले एक बार बतानी बहुत जरूरी है। पहले एक चीज देख लो कि अगर if we use last or next, ये क्या है आपका लास्ट और नेक्स्ट विद पीरियड ऑफ टाइम, with period of time, if we use last or next with period of time, then since is used, and since is used before the time। देखो बात समझो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर वो कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है हमारे पास कि भाई 2 घंटे या 2 साल या 50 महीने, कुछ भी मतलब कोई पीरियड ऑफ टाइम हमें दिया हुआ है, उससे पहले लास्ट या नेक्स्ट दिया हुआ है, उसके साथ में विद लिख लो यहाँ पे, चाहे बिफोर लिख लो यहाँ पे कि भाई उससे पहले दिया हुआ है ना, कि लास्ट 2 मंथ्स, लास्ट 2 आवर्स, लास्ट नाइट, इस तरीके से, ठीक है। अगर पीरियड ऑफ टाइम के साथ में उन्होंने लास्ट लिख दिया या नेक्स्ट लिख दिया तो वहां पे यूज करेंगे सिंस का, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये बात हुई हमारे एग्जाम के मतलब से, है ना। क्यों? क्योंकि हमने वैसे नॉर्मली सीखा होगा कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ तो मैं क्या यूज करना है, 4 यूज करना है, लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम के साथ में हम लास्ट या नेक्स्ट ऐड कर दें तो उसके साथ यूज क्या होगा, सिंस यूज होगा। देखो एग्जांपल की बात करता हूं मैं कैसे, कि we have been studying here for last 3 hours। पिछले 3 घंटे से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पिछले 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, पिछले क्यों, क्योंकि लास्ट लगा दिया मैंने, है ना। तो ये क्लैरिफाई करते हैं कि कौन से 3 घंटे, ठीक है, इसलिए ये डेफिनेट टाइम हो गया एक तरह से हमारे पास, इसलिए यहाँ पे 4 का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। क्यों यूज कर रहे हैं सिंस का, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के साथ में लास्ट लगा दिया। अब लास्ट लगा दिया तो मैंने बताया कि लास्ट या नेक्स्ट लगते हैं, इसके साथ क्या यूज होगा, सिंस यूज होगा, ठीक है। अब ये रटने वाली बात नहीं है, ये कंसेप्ट है, क्योंकि 4 का यूज करते हैं मैंने बताया, मतलब कि ये चीज है, मतलब 4 जो इंडेफिनिट टाइम के लिए यूज होता है, इंडेफिनिट टाइम, ये एक चीज नहीं भी निकल के आई इसमें। इंडेफिनिट टाइम का मतलब वो टाइम जिसका आपको पता नहीं है। मैंने कहा कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, अब वो 3 घंटे कौन से हैं, पिछले 3 घंटे हैं या कोई और से 3 घंटे, मतलब यहाँ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कौन से 3 घंटे। बट अगर मैं यहाँ पे लगा दूं लास्ट 3 आवर्स तो मैंने क्लियर कर दी बात कि भाई पिछले 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ,
तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब सिंस का यूज जो हम करते हैं वो करते हैं डेफिनिट टाइम के लिए, डेफिनिट टाइम, जहां पे आपको क्लैरिफिकेशन मिले कि कौन से टाइम की बात करी जा रही है, ठीक है। या फिर यहाँ पे इसको इस तरीके से याद कर लो कि जब भी पीरियड ऑफ टाइम के साथ में लास्ट या नेक्स्ट लग जाए, इस तरीके से लास्ट 3 आवर्स, लास्ट 2 डेज, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, है ना, वो सब चीजें अगर किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के साथ लास्ट या नेक्स्ट लग जाए तो वहां किसका यूज करोगे आप, सिंस का यूज करोगे, ठीक है। एक और बात इसमें ऐड कर लेनी है हमें, क्या, इफ वी यूज आर्टिकल द, ए एंड द आर्टिकल्स नहीं होते, तो उसमें जो द आर्टिकल है, द, अगर आप द का यूज कर लो कहां पे, आर्टिकल द बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम प्लस लास्ट और नेक्स्ट। देखो इसका मीनिंग समझो, क्या लिखना चाह रहा हूं मैं इसमें, कि इफ वी यूज आर्टिकल द बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम लास्ट और नेक्स्ट, इसके साथ में मैंने प्लस लगाया हुआ है, प्लस प्लस का मतलब क्या है इसमें कि भाई वही चीज है जो यहां लिखना चाह रहा था मैं, कि भाई लास्ट या नेक्स्ट मैंने प्लस कर दिया पीरियड ऑफ टाइम के साथ, तो क्या यूज होगा यहाँ पे, सिंस का यूज होगा। लास्ट 3 आवर्स लिखा मैंने अगर, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे हम, सिंस का यूज करेंगे। लेकिन एक और कंडीशन आ गई कि अगर इसके साथ में द का यूज कर दिया जाए, द का यूज, देन we use for with it। अब इसके साथ हम यूज करेंगे for का, इसके साथ क्या यूज करेंगे हम, for का यूज करेंगे। एग्जांपल देखो इसका, देखो यहां दिखाई दे रहा है, देखो नीचे एक बार यहां दिख रहा है, देखो एग्जांपल इसका, एक बार एग्जांपल की बात करता हूं मैं, यही सेंटेंस उठा लेता हूं इस तरीके की। चलो देखता हूं ना कि आई हैव बीन टीचिंग हियर for the last 3 hours। अब देखो ये सारी वही तो बात है जो ऊपर वाली बात कर रहा था मैं, I have been teaching here for the last 3 hours, मतलब मैं पिछले 3 घंटे से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लास्ट 3 आवर्स में लिखा, लेकिन इसके साथ मैंने यहाँ दा भी ऐड कर दिया पीछे, बिफोर मतलब पहले, किससे पहले, पीरियड ऑफ टाइम के साथ में जो लास्ट या नेक्स्ट लगा है, इसके साथ में अगर मैं यहाँ दा का यूज कर दूं तो फिर कहानी तुरंत पलट जाएगी, फिर से वही, फिर फोर का ही यूज होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपके साथ में पीरियड ऑफ टाइम के साथ लास्ट या नेक्स्ट लगा दें तो आप यूज करोगे उसके साथ किसका, सिंस का, फोर का यूज नहीं करोगे गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ही लास्ट पीरियड ऑफ टाइम के साथ में अगर दा भी लगा दिया जाए, आर्टिकल दा भी लिख दें, तो फिर सिंस का यूज नहीं होगा, फिर फोर का यूज होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, इसको नोट कर लो, ये आ गया हमारे पास एग्जाम कॉर्नर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। चलो अभी बात कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज की, है ना, पेपर में किस तरीके से एरर मिलेगा। लिख दिए हैं मैंने, देखो तुम्हारे लिए सेंटेंस बड़े बढ़िया तरीके से सजा के, कितने हैं, 6 सेंटेंस है ना। तो 6 के 6 सेंटेंस में या तो एरर मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है तो नो एरर पे टिक करना है, लास्ट में लिखा हुआ है ना एनी नो एरर। तो अगर एरर नहीं मिलता है तो नो एरर, मिलता है तो बताओ फिर तुम्हारे इसमें जल्दी से 2 मिनट वीडियो पॉज करो, आराम से ट्राई करो, फिर देखो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो एक बार देख लो इसको, पॉज कर लेना है वीडियो को, देख लेना है इसमें क्या एरर है, खुद निकालना है, फिर मेरा देखना है कि मैंने क्या करा है। चलो देखते हैं इसमें। She is playing in the ground for the last 2 hours, मतलब पिछले 2 घंटे से खेल रही है, for the last 2 hours टाइम दे रखा है, और फिर भी मान नहीं रहे हैं, फिर कर रहे हैं कंटिन्यूअस में, बात ऐसे कैसे हो जाएगा ना, टाइम दे रखा है ना, तो किसमें जाएगी बात, जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। she है तो has been आएगा, ठीक है, क्योंकि she क्या है हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ क्या आना चाहिए, has और been, ठीक है। यहां भी ध्यान देना है कि भाई लास्ट 2 आवर्स, इसका मतलब लास्ट 2 आवर्स मतलब पिछले 2 घंटे, तो मैंने बताया था कि भाई जब टाइम के साथ में क्या लगा देंगे, लास्ट या नेक्स्ट लगा देंगे तो सिंस का यूज होगा। लेकिन फिर मैंने एक और बात बताई, लेकिन इसके पहले अगर दा लगा दिया जाए तो फिर फोर यूज होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत डिटेल में याद रखना है कि केवल अगर यहाँ पे दा नहीं होता तो गड़बड़ हो जाती है, फोर लास्ट 2 आवर्स नहीं आएगा, फिर सिंस लास्ट 2 आवर्स आएगा, लेकिन इसके साथ में दा भी ऐड कर दिया तो फिर 4 ही आएगा। तो इसका मतलब ये चीज क्या है, सही है हमारे पास। कभी आप यहाँ पे सोचने लगोगे यहाँ एरर तो नहीं है, लास्ट लगा हुआ है, लास्ट के साथ में अगर इसके साथ दा भी यूज होगा तो 4 का यूज होगा, ठीक है। एग्जाम कॉर्नर में बताया मैंने। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 o'clock, ठीक है। अभी 2 बजे से वो क्या लिख रहे हैं, राइटिंग अ लेटर, एक लेटर लिख रहे हैं, तो ठीक है, दे हो गया, हैव बीन हो गया, वर्ब क्या एनजी फॉर्म होगी, लेटर हो गया,
तो 4 2 o'clock, अभी आ गया 2 o'clock क्लॉक। तो क्लॉक तो वैसे भी सिंस वाले उसमें पढ़ा था, टेबल बनाया था ना, क्लॉक में लिखवाया था मैंने, तो इस तरह से कि 2 बजे से कितने बजे तक, तो 4 2 o'clock थोड़ी हो गए, सही है। हाँ ऐसे तो होता है 4 2 o'clock, ठीक है, मतलब 4 के लिए क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा यहाँ पर ना, कि 2 बजे से, इसने बता दिया कि 2 o'clock मतलब 2 बजे से, ठीक है। नेक्स्ट, विंसी हैज बीन गोइंग टू कॉलेज एट 1 o'clock, ठीक है, तो यहाँ पे हैज बीन लग रहा है, अब की आईएनजी फॉर्म लग रही है, कॉलेज जाने काम हो रहा है, कब हुआ 1 o'clock 1 बजे, तो एट थोड़ी आएगा, कब आएगा इसमें, क्या आना चाहिए यहाँ पे, सिंस 1 o'clock, ठीक है। तो 1 बजे से कॉलेज जा रही है वो, ठीक है, अब पहुंची या नहीं पहुंची वो उसमें क्लियर नहीं करा, तो मतलब फिर वो ये कि टाइम क्या हमारे पास है, डेफिनेट टाइम है 1 बजे, तो सिंस आ जाएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर 4 मॉर्निंग, सुबह से वेट कर रहा हूं, ठीक है, तो आई हैव बीन हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, हैव बीन, हैव मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, आई 4 आवर्स ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। 4 मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, 4 का यूज नहीं होगा, सिंस का यूज होगा, बता दिया था। ये क्या है हमारे पास, पार्ट ऑफ अ डे, पार्ट ऑफ अ डे का यूज करते हैं सिंस में, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव बीन ईटिंग अ पिज़्ज़ा सिंस 2 आवर्स, वी के साथ, ठीक है, प्लूरल, हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया 2 आवर्स, पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे, इसके साथ में लास्ट नहीं लगा हुआ ना नेक्स्ट लगा हुआ, और केवल इतना बताया कि 2 घंटे होगा, पीरियड ऑफ टाइम, ये सिंस के टेबल में कहीं नहीं आया था, इसलिए सिंस तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा, 4 आएगा, 2 घंटे से खाली। It has been so difficult to go outside, मतलब कि बहुत कठिन हो गया है बाहर जाना, for last 2 months, पिछले 2 महीने से, ठीक है, तो इट के साथ सिंगुलर है तो has been आया, so difficult to go outside, इस तरह से इन्होंने बताया बाहर जाना डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीने, इसके साथ में दा का यूज थोड़ी कर रहे हैं, मैंने बताया था पीरियड ऑफ टाइम के साथ में अगर लास्ट या नेक्स्ट लगा दोगे तो यूज करेंगे सिंस का, ना कि फॉर का। सिंस कब यूज हो सकता है यहाँ पे, अगर लास्ट से पहले दा और लगा दिया जाए तब तो फॉर सही है, लेकिन दा नहीं लगा हुआ, केवल लास्ट 2 मंथ से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंस का यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान मत देना, मतलब कंफ्यूज हो गई, ध्यान दिया होगा कि भाई इट हैज बीन लगा हुआ है, सो डिफिकल्ट टू आउटसाइड, इसमें कहीं वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो दिख नहीं रही है ना। अब गो का मतलब, गो हमारे पास मेन वर्ब है, तो इसके साथ आईएनजी भी नहीं लगाया, गोइंग क्यों नहीं लगाया हमने, तो इसमें जो है मेन वर्ब एब्सेंट है, ठीक है। और मेन वर्ब की पूर्ति क्या करता है, बीन कर ही देता है, मैंने बताया था पहले एक बार कि भाई मेन वर्ब की पूर्ति बीन कर देता है, तो मतलब इसमें केवल इतनी बात है कि बाहर जाना कठिन हो गया, तो इट हैज बीन सो डिफिकल्ट, अब सो डिफिकल्ट आ गया ना, तो मेन वर्ब इसमें एब्सेंट हो गई, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस हम एरर निकालना, तो इट हैज बीन सो डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड, बाहर जाना बहुत कठिन हो गया है। अब इसमें हैज बीन का यूज क्यों करा, ये इसलिए करा क्योंकि इसमें टाइम भी दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है, तो इसमें बस ध्यान देना, ये सारे एरर थे इसमें, इस वाले पार्ट में। पेपर में जो एरर मिलेंगे इन्हीं में मिलेंगे, देखो सारे में एरर, ये तो एरर सेंटेंस में या तो सिंस का एरर या फॉर का एरर, इसके अलावा कोई एरर मिला ही नहीं, तो ध्यान देना है उसकी भी, टाइम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए, इसलिए तो टाइम के लिए अलग से सेंटेंस ये टेंस बनाया हुआ है परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो वर्ब का, मेन वर्ब का या हैज बीन हैव बीन का एरर तो बहुत कम आएगा, जैसे यहाँ पे दे दिया है, तो ये तो मिल सकता है, माइनर से अगर कहीं मिला तो मिला, इस पर ध्यान देंगे, बट इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है टाइम पे, ठीक है। चलो कंप्लीट कर लेना इसको।